क्या था इसमें? मैम वो ये काव्येषु नाटकम रम्यम, यही कराया था। काव्येषु नाटकम रम्यम, यस मैम। ठीक है। और इसका मतलब मैंने शायद बता दिया था या नहीं बताया था। अर्थात काव्य के जितने भी प्रकार हैं, अर्थात काव्य के जितने भी प्रकार हैं, नाटक उन सब में विशेष सुंदर एवं प्रभावकारी, नाटक उन सब में विशेष सुंदर एवं प्रभावकारी है। अब यहाँ पर बेटा आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि नाटक गद्य की विधा है, लेकिन शुरुआत में जो जितने भी साहित्य जो लिखे गए थे वो सब पद्यात्मक यानी कि काव्य के फॉर्म में थे, ठीक है। और नाटक जो लिखे भी जाते थे वो भी पद्यात्मक थे, पर उन नाटक पद्यात्मक तरीके से ही रंगमंच पे उनका मंचन किया जाता था, ठीक है। एक से लाइट यहीं से जला दो और पंखा चलो। मंचन उनका नाटक के रूप में मतलब काव्यात्मक रूप में ही किया जाता था। लेकिन चाहे पहले वाली स्थिति हो, चाहे हमारी वर्तमान की स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में हम ये देखते हैं कि जब भी रंगमंच पे कुछ प्रदर्शित होता है, जिसको आज के फॉर्म में यदि हम देखें तो सीरियल, फिल्म, ये सब हम बोल सकते हैं। जब भी हम फिल्म देखते हैं तो वो जितना हमें प्रभावित करता है, उतना हम रेडियो पे यदि कोई कहानी सुन रहे हैं तो हम उससे उतने प्रभावित नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो इन्होंने कालिदास ने अपने समय में ही कह दिया था कि काव्य के जितने भी तरीके हैं, काव्य के जितने भी फॉर्म हैं, उन सब में नाटक सबसे ज्यादा विशेष और उत्कृष्ट काव्य माना जाता है, क्योंकि पहले नाटक को भी काव्य के तरीके से ही लिखा जाता था, ठीक है। तो इसके बाद एक दो आप और लिख लीजिए। सारे नहीं कराते, दो संस्कृत आचार्य हो गए, अब एक आप लिख लीजिए हिंदी के आचार्य। बाबू गुलाब राय के अनुसार, बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटक में जीवन की अनुकृति को, जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा, उसको सजीव पात्रों द्वारा चलते फिरते सप्राण सप्राण, मैम चलते फिरते के बाद प्राण लिखते हो ना, प्राण, तो सजीव को सप्राण बोलते हैं। अगर इसका पर्याय आप ढूंढो तो सप्राण, प्रमाण नहीं प्राण, रूप में अंकित किया जाता है। मैम अंकित, हाँ बच्चे, ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही, थोड़ा एक सेकेंड मैं मैम लैपटॉप। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ हाँ रुको एक मिनट, इधर।
अभी आ रही है आवाज बेटा? यस मैम। क्या बात है, बच्चे लेफ्ट हो गए एक दो? मैम अनुकृति के बाद बोल दीजिए। हाँ अभी एक मिनट, अब आ रही है ना, क्लियर आ रही है ना आवाज बेटा? यस मैम। ठीक है, दोबारा बोलती हूँ। गुलाब राय के अनुसार नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा चलते फिरते प्राणी के रूप में, सप्राण लिख लो तो अच्छा है, नहीं तो प्राणी के रूप में अंकित किया जाता है। विक्टर के अनुसार, विक्टर ह्यूगो, HEUGO, ह्यूगो, हा के नीचे आप हलंत लगा देना, फिर युगो आप लिख दो। ह्यूगो के अनुसार, विक्टर ह्यूगो के अनुसार, अब ये इंग्लिश में है, ड्रामा इज ए मिरर, लिख लोगे? आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, ड्रामा इज ए मिरर in which nature is reflected, in which nature is reflected। नव्या क्या मतलब हुआ इसका? नव्या बच्चे? यस मैम। इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? ड्रामा इज द मिरर इन विच नेचर इज रिफ्लेक्टेड। मैम ये जो ड्रामा है, जो जो भी प्ले है, वो एक ऐसा मतलब मैम मुझे अब ये नहीं पता मैम, नेचर किस चीज के नेचर के बारे में बात नेचर इसमें प्रकृति को है, प्रकृति प्रकृति में जो भी कुछ है उससे ड्रामा रिलेटेड है। ऐसा है जो भी हमारी अगर सराउंडिंग है या कुछ भी ऐसा जो नेचर में हो रहा है, वो हाँ। जो भी है वो दिखता है उसके अंदर। ठीक है, कोई और बोलेगा इस पे? मैम नाटक एक ऐसा आईना है जिसमें प्रकृति का प्रतिबिंब दिखता है। वेरी गुड, ये भी ज्यादा अच्छा है। और कोई किसी को कुछ बोलना है इसमें? मतलब इसको आप लोग अपने शब्दों में भी ट्रांसलेट करके डाल सकते हो, बाकी तो आप लिख लो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि, इस प्रकार कहा जा सकता है कि नाटक एक ऐसा दृश्य काव्य है, इसमें मिरर का मतलब है दृश्य, जो जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। प्रतिबिंब बिल्कुल सही, इसने तबस्सुम ने भी बोला था, नव्या भी ठीक बोल रही थी। इसको हम अपने शब्दों में जितना चाहें ट्रांसलेट करके उसके कई अर्थ हम निकाल सकते हैं। नाटक ऐसा दृश्य काव्य जिसमें विशेष अवस्था का अनुकरण किया जाता है, जिसमें विशेष अवस्था का अनुकरण किया जाता है। एक और इंग्लिश का है, वो भी आप लिख लें। जरूरी नहीं है कि आप सारी परिभाषाएं लिखें, जो परिभाषाएं आपको याद हो सके वो आप लिख लेना, ठीक है। और जो नहीं याद हो सके या आपको लगे कि बहुत ज्यादा है, तो पेपर के लिए कम से कम 2 या 3 परिभाषा, एक हिंदी, एक संस्कृत और एक इंग्लिश का हम ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये 5वां भी लिखवा रही हूँ। सिसरो के अनुसार पहले वाले में विशेष के बाद क्या था? अच्छा, दृश्य काव्य जिसमें विशेष अवस्था, अवस्था मतलब जिस परिस्थिति को आप दिखा रहे हो उसका अनुकरण,
विशेष अवस्था का अनुकरण किया जाता है। इसमें अवस्था से मतलब सिचुएशन कि किसी के बचपने को दिखा रहे हो, किसी के यौवन को दिखा रहे हो, कहीं पे आप प्रकृति को दिखा रहे हो, ठीक है, कहीं पे किसी के प्रेम को दिखा रहे हो, किसी के दर्द को दिखा रहे हो, तो वो सिचुएशन, ठीक है, उस सिचुएशन को जब कोई कलाकार मंच पर प्रदर्शित करता है, ठीक है, तो उसे हम, वो एक तरीके से है तो नकल ही ना, अनुकरण ही तो कर रहा है ना, क्योंकि जो रियल व्यक्ति है वो तो नाटक नहीं कर रहा, वो तो उसकी रियलिटी है। उस रियलिटी को जब कोई और नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है तो उसे हम अनुकरण हम कह सकते हैं। एक और है सिसरो का, आप लिख लीजिए, इसको ट्रांसलेट आप लोग अपने अपने शब्दों में करेंगे। ड्रामा इज ए कॉपी ऑफ लाइफ, कॉपी वही नकल, ड्रामा इज ए कॉपी ऑफ लाइफ, कोमा अ मिरर ऑफ कस्टम, यहाँ पे कस्टम का मतलब रीति है, रीति रिवाज, अ मिरर ऑफ कस्टम, अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ, अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ, ड्रामा इज अ कॉपी ऑफ लाइफ, अ मिरर ऑफ कस्टम, अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रुथ। क्लियर हो गया? कोई रिप्लाई नहीं है, क्या बात है भाई? यस मैम। कुलदीप हो गया, और भी? अंजलि आपके बच्चे? यस मैम, हो गया। तो रिप्लाई यस मैम, हो गया। ये वन वे रोड थोड़ी है, वो ना वन वे कम्युनिकेशन है। अदृश्य काव्य तो वन वे हो ही नहीं सकता, जब तक कोई देखेगा नहीं तब तक रंगमंच पे नाचने कूदने का कोई फायदा नहीं, दर्शक तो चाहिए ना उसको। इसी प्रकार बोलने वाले को श्रोता चाहिए। चलिए कोई नहीं, ठीक है, इसको अपने अपने शब्दों में आप लोग लिखेंगे, हालांकि बिल्कुल सिंपल है, पर आप जब अलग अलग लिखेंगे तो सबके एक अलग अलग अर्थ निकल के उसमें आएंगे। अब ये बताइए, नाटक का अर्थ और नाटक की परिभाषा, ठीक है, आपको समझ में आ गया पूरा? यस मैम। पीटू नहीं, पकड़ के सबको पीटूंगी मैं, यस यहाँ मैम। फिर पकड़ नहीं सकती ना। गुड, यस मैम। चलिए अब हेडिंग डालिए, नाटक की विधागत विशेषता। अभी तक हमने किया नाटक का अर्थ, नाटक की परिभाषा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं नाटक का अर्थ और स्वरूप हमने पहले कर दिया, फिर हमने नाटक की परिभाषा। अब जो मेन हेडिंग है उसमें कुछ पहले का मिला होगा, कुछ नया, लेकिन विधागत विशेषता करके हम एक दो पेज लिख लेते हैं, फिर तत्व के आधार पर फिर समीक्षा करेंगे। नाटक की विधागत विशेषता, नाटक की विधागत विशेषता ही, नाटक की विधागत विशेषता ही उसे साहित्य की अन्य विधाओं से, उसे साहित्य की अन्य विधाओं से अलग करती है। साहित्य की अन्य विधाओं से अलग करती है। हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है।
नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। तथा इसके समानांतर ही पश्चिम में भी तथा इसके समानांतर पश्चिम में भी नाटक के लिए ड्रामा और प्ले, नाटक के लिए ड्रामा और प्ले दो शब्द प्रयोग में आते हैं। यहाँ प्ले व ड्रामा शब्द प्ले व ड्रामा, यहाँ प्ले व ड्रामा शब्द, नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, प्ले व ड्रामा शब्द मंचित स्वरूप को ही व्यक्त करते हैं। मंचित स्वरूप को ही व्यक्त करते हैं। जबकि दृश्य में ये अर्थ स्वयं ही समाहित हो जाता है, स्वयं ही समाहित हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि इसका तात्पर्य यह है कि जहां सारी साहित्यिक विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित आकार प्राप्त कर लेता है, वहीं नाटक लिखित रूप में एकांगी और एक आयामी लगता है। जब तक उसे मंच पर प्रस्तुत नहीं किया जाता, या मंचित रूप में हमारे सामने नहीं आता,
तब तक नाटक पूर्णता प्राप्त नहीं करता। तब तक नाटक पूर्णता प्राप्त नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, कौन समझाएगा? इस सेंटेंस का, ये जो पूरा सेंटेंस मैंने बोला है, इसका मुझे मतलब बताओ कोई। कुलदीप तुमसे ही पूछूं, तुम ही बताओ। मैम एक सेकंड रीड कर लेता हूँ एक बार अच्छे हाँ, से रीड समझ। करके मुझे इस पूरे सेंटेंस का अर्थ बताओ। ओके मैम। मैम इसमें कह रहा है कि जो नाटक है वो लिखित रूप में एकांगी और एक आयामी लगता है। जब तक उसे मंच पे प्रस्तुत नहीं किया जाता या उसे मंचित नहीं किया जाता, जब तक नाटक लोगों के सामने पूर्णतः रूप से प्रकट नहीं हो पाता और लोग उसे अच्छे से समझ नहीं पाते। और बाकी विधाओं के साथ क्या सीन है? मैम बाकी हम जो बता रहे हैं। विधाएं हैं, हाँ बोलो बेटा। मैम, नाटक जो है और जो नाटक होता है वो एकमात्र लिखने से ही पूर्ण नहीं होता है। जब तक हम नाटक को दृश्य के माध्यम से देखते हैं, जब तक उसको हम मंच पर मंच करते हुए नहीं देखते हैं, तब तक वो पूर्ण नहीं लगता है। इसमें यही बताया गया है। जैसे कि कहानी हो गया, तो कहानी को हम पढ़ भी लेते हैं तो समझ में आ जाता है। जैसे और कोई कविता हो गया, काव्य, उसको पढ़ भी लेते हैं, लिख लेते तो वो हमें समझ में आता है। लेकिन नाटक है, जब उसको मंचित भी वो जो देखते हैं तब उनको होता है या फिर उनके तभी मन वो को हमें लगा। समझ में आता। हाँ हिमांशु तुम बोलो बेटा। ये स्क्रिप्ट की तरह ही है, मतलब अगर एक स्क्रिप्ट हमने लिख लिया उसको हम प्ले नहीं करेंगे तो वो स्क्रिप्ट ऐसे की ऐसी रह जाएगी, उस चीज का फायदा नहीं है फिर उस नाटक लिखे हुए का। मैम उसकी उस नाटक का जो मूल भाव है वो सिर्फ पढ़ने से, जैसे स्क्रिप्ट को पढ़ लेते हैं तो उससे समझ में नहीं आएगा। जो मूल भाव है उसका जो निखर के जो बाहर आएगा वो नाटक के थ्रू ही मंच पे जब प्रस्तुत करेंगे जब ही वो आ सकता है बाहर। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज ऐसे रहते हैं कि उठना बैठना वो सब चीजें हमारे को दिखा के ही करनी पड़ेगी। और मैम जैसे कि उसमें भावनाओं का जो मेन वो होता है वो पढ़ने से ज़्यादा, मतलब हम उसकी भावनाओं के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर सकते जब तक हम उसे मंच पे प्रस्तुत होता हुआ नहीं देख लेते। गुड, एक सेकंड बेटा थोड़ा। तो बेटा इसमें देखिए, नाटक के अलावा हमारी जितनी भी विधाएं हैं वो अपने आप में पूरी इसलिए हैं कि जब हम कविताएं पढ़ते हैं तो उसे हमें देखने की जरूरत नहीं है। जब हम कहानी पढ़ते हैं, चूंकि उसमें लेखक का नजरिया होता है और सारे लेखक जो भी लेखक है वो सारे कैरेक्टर्स को अपने शब्दों में बताता चलता है कि राम ने ये कहा, श्याम ने ये कहा, सीता ये कर रही थी, सारा कुछ उसमें लेखक के शब्दों से हम उसको समझते हैं और देखते हैं। लेकिन जब बात नाटक की आती है तो नाटक की ये विशेषता है कि उसके कैरेक्टर को हम पहले बाहर निकाल देते हैं। चाहे उसको आप स्क्रिप्ट के रूप में लें, चाहे आप उसको सिंपल रूप में लें, सारे कैरेक्टर्स बाहर निकल जाते हैं। अब आप उसको खुद जब आप पढ़ें तो आप देखिए, राम कहाँ जा रहा था, श्याम लखनऊ जा रहा था, सीता क्यों जा रहे हो राम, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है, क्योंकि
या तो जैसे अभी मैं कुछ क्लासेस में, मैंने कुछ दिन पहले जब उसमें नॉन कॉलेज में लास्ट टू लास्ट ईयर जब मैं पढ़ा रही थी, तब मैंने उसमें क्या किया था कि मुझे एकांकी पढ़ाना था। एकांकी भी नाटक की विधा है। तो मैंने एक बच्चे को रीड करने को बोला। मैंने कहा चलो बेटा इसको रीड करें तो शायद बच्चे इस स्टोरी को अच्छे से समझ जाएंगे। और वो एकांकी काफी लंबा, यानी कि 20-25 पेज का था। उसने पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा कि नहीं, मजा नहीं आ रहा इसके अंदर। मैंने कहा यहाँ पे कोई ना कोई कमी है और उस रूप में बच्चे समझ नहीं पा रहे। मैंने क्या किया, एक काम करो, बैठ जाओ, इस नाटक में 10 कैरेक्टर हैं, मैं 10 बच्चों को उसमें बांटती हूँ और ये 10 बच्चे अपना अपना रोल बोलेंगे। ठीक है, हमारे पास उसमें उस समय वेशभूषा का हम इंतजाम नहीं कर सकते, वाद्य यंत्र का इंतजाम नहीं करते, मंच का इंतजाम नहीं कर सकते, वो चीज हमारे हाथ में नहीं थी क्योंकि वो क्लासरूम था। बट मैंने कैरेक्टर्स डिवाइड कर दिए। मैंने कहा कि इसका रोल ये प्ले करेगा, इसका रोल ये, अभी मतलब बहुत बड़ा सवाल करके उस एकांकी का नाम था। तो मैंने कैरेक्टर्स डिवाइड कर दिए और जितने कैरेक्टर्स थे उतने बता दिए कि नैन्सी इसका रोल करेगी, राहुल इसका रोल करेगा, मोहन इसका रोल करेगा, शिवा इसका रोल करेगा। ऐसे ऐसे करके मैंने मतलब उसमें भी मोहन, शिवा, ऐसे मतलब खुशबू, इस लड़कियों के नाम, ये बच्चों के नाम थे, मैंने उनको दे दिया। अब जब उन बच्चों ने पढ़ना शुरू किया और मैंने क्लियर बोला कि जो विद इन ब्रैकेट में होगा वो आप बोलेंगे नहीं। ब्रैकेट में है लंबी सांस खींचते हुए तो आपको लंबी सांस खींचनी है। ब्रैकेट में गुस्से में है तो आपको गुस्सा शो करना है। ब्रैकेट में धीमे से स्वर तो आपको वो आप ब्रैकेट के अंदर वाला जो मटेरियल है आप उसको नहीं बोलेंगे, आप उसको अपने शब्दों से हाईलाइट इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे सुन रहे हैं या जो टीचर सुन रहा है उसको लगे कि आप इस वे में इसको बोल रहे हैं। तो वो जितने भी या और बीच बीच का जो एंकरिंग वाला काम है, जो जैसे उसने राम जाके बैठ गया, जो भी सीन करके, मैंने कहा बहुत बड़ा सवाल था ये, एक मीटिंग के ऊपर पूरा एकांकी था। तो मैंने कहा वो जो बीच का है, जो जिसको एंकरिंग, जो बीच मतलब क्या उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, निदेशक बोलते हैं, वो रोल में वो मैं नरेटर, सॉरी, हाँ नरेटर, वो मैं कर दूंगी। जो पीछे से बोलते हैं, वो जितने भी नरेटर का रोल आएगा वो मैं कर दूंगी, बाकी आप लोगों को बोलना है। तो उसमें क्या है कि जितने बच्चों ने उसमें प्ले किया, इतने अच्छे से किया। पहली बात तो उस 25 पेज 1 घंटे में खत्म हो गए, क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से वो तुरंत तुरंत बोलते गए और सबको लगा कि हम अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो पूरा का पूरा नाटक बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया और ऐसा लग रहा था कि वो नाटक मंच पर ही प्रदर्शित हो रहा है। मतलब मुझे खुद को भी लगा कि वो मंच पर प्रदर्शित हो रहा है। और उसके बाद उन बच्चों ने कहा कि मैम अब हमें इसमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नाटक हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया है। तो यहाँ पर अगर मैं ये सोचूं कि वो लेखक अपने शब्दों में समझा देता, नहीं समझ पाते, या नरेटर ही समझा देता तो नहीं हो पाता कंप्लीट। लेकिन जैसे ही हमने कैरेक्टर में मैंने वो नाटक बांट दिया, वो नाटक बेशक से उसमें वेशभूषा नहीं है, उसमें मंच नहीं है, लेकिन जो कैरेक्टर्स बने उसके हिसाब से वो नाटक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये इसलिए जब नाटक लिखा जाता है तो वो एकांगी लगता है, एक आयामी लगता है, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ अधूरा है। ठीक है, जैसे ही वो नाटक मंच के रूप में प्रदर्शित हो गया, वो नाटक अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो आप जब भी नाटक की विधागत विशेषता या नाटक के स्वरूप की बात आए तो इस चीज को, ऑफलाइन होगा तो जाहिर सी बात है मटेरियल आपके हाथ में नहीं होगा, आप पढ़ के जाएंगे, इसी चीज को आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। और आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। यस मैम। ठीक है, यस थोड़ा सा Yes. और लिखना है, लिखिए आगे, पैराग्राफ चेंज कीजिए। नाटक अपनी प्रकृति से संश्लिष्ट, नाटक अपनी प्रकृति से संश्लिष्ट विधा है, भरत मुनि ने भी कहा है। संश्लिष्ट का वैसे क्या मतलब है, बताएगा कोई? विशेष, चलिए लिखिए। भरत मुनि ने भी कहा है, ना कोई ऐसा ज्ञान है
ना कोई ऐसा ज्ञान है, ना शिल्प है, ना कला है, ना कोई ऐसा ज्ञान है, ना शिल्प है, ना कला है, कोमा लगाते जाना, ना ऐसा योग है, ना ऐसा योग है, और ना ही ऐसा कोई कार्य है, और ना ही ऐसा कोई कार्य है जो कि नाटक में प्रदर्शित ना किया जा सके, जो कि नाटक में प्रदर्शित ना किया जा सके। दोबारा से बोलूं या लिख लिया सबने? लिख लिया। मैम लिख लिया। ठीक है, फिर भी रिपीट कर देती हूँ। भरत मुनि ने कहा है, हाँ हिमांशु? लिख लिया, यही बोल रहा था बस। अच्छा, फिर भी ना कोई ऐसा ज्ञान है, ना कोई शिल्प है, ना कला है, ना ही ऐसा योग है, और ना ही ऐसा कोई कार्य है जो कि नाटक में प्रदर्शित ना किया जा सके। इसीलिए नाटक आज भी प्रासंगिक है। इसीलिए नाटक आज भी प्रासंगिक है। नाटक एक ऐसी विधा है, नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें कथा, मतलब नाटक की जो कथा है, जिसमें कथा, इतिहास, अर्थशास्त्र, जिसमें कथा, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सभी को समेटे हुए है। यह सभी के तत्व मिलते हैं, तभी सभी के तत्व मिलते हैं या दिखाई देते हैं, जो भी आपको सही लगे वो लिख लो। दिखाई देते हैं। श्रुति, श्रुति, कृति, श्रुति, कृति, सदाचार, ज्ञान, विश्वास, श्रुति, कृति, सदाचार, ज्ञान, विश्वास, सभी तत्व इसमें समाहित होते हैं। नाटक में कहीं धर्म है, नाटक में कहीं धर्म है तो कहीं खेल है। वैसे ये पंक्ति भरत मुनि की है, आप चाहें तो उसको लिख लेना ब्रैकेट के अंदर, भरत मुनि। नाटक में कहीं धर्म है तो कहीं खेल है, कहीं अर्थ ज्ञान है तो कहीं शांति। नाटक में कहीं धर्म है तो कहीं खेल है, कहीं अर्थ ज्ञान है तो कहीं शांति। कहीं रस है, कहीं रस है तो कहीं काम का वर्णन है।
तो कहीं काम का वर्णन है। कहीं जन्म है तो कहीं वध है। कहीं जन्म है तो कहीं वध है। मैम कहीं जन्म है तो उसके बाद बोल दीजिए। कहीं मरण है लिख लो, मरण, मृत्यु, वध, जो भी आप लिखो। क्योंकि वैसे तो ये भरत मुनि की उक्ति है, पर इसमें थोड़ा परिवर्तन किया था इसको इजीएस्ट वे में बनाने के लिए मैंने, तो इसलिए तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नाटक में कहीं धर्म है, कहीं खेल है, कहीं अर्थ ज्ञान है, कहीं शांति है, कहीं रस है तो कहीं काम है, तो कहीं जन्म है, कहीं वध है या मृत्यु है। ठीक है, अर्थात नाटक में सभी मनोवृत्तियों, भावों, क्रियाओं, अर्थात नाटक में सभी मनोवृत्तियों, भावों, क्रियाओं, वर्गों आदि का चित्रण होता है। वर्गों आदि का चित्रण होता है। मैं आज ये क्लास यहीं पे रोक रही हूँ। ठीक है, बाकी अगली क्लास ना करके, वैसे तो ट्यूटोरियल ही है, तो अगली क्लास में मैं बच्चों से आज सुनूंगी जो पोइट्री के बच्चे हैं। तो अभी मैं 5-7 मिनट में लिंक शेयर कर देती हूँ हिमांशु। ठीक है, और कौन से ग्रुप में शेयर करूं बच्चे?